हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में शब्द विचार पढ़े थे। पहला टॉपिक था आपका भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण में आपने भाषा के बारे में जाना, भाषा के कौन कौन से रूप हैं, लिखित और मौखिक भाषा के बारे में हमने जाना। इसके बाद यहाँ पर लिपि के बारे में आपने जाना और हिंदी व्याकरण क्या होता है ये आपने जाना। तो किसी भी भाषा को बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए हम उसका शुद्ध उच्चारण कैसे करें, शुद्ध उसको कैसे लिखें और कैसे पढ़ें, इन सभी बात की जो जानकारी है वो हमें हिंदी व्याकरण से मालूम होती है। हमने व्याकरण के 3 विभाग बताए थे आपको, जिसमें आपका सबसे पहले था वर्ण विचार, दूसरा था शब्द विचार और वाक्य विचार। तो भाषा को बनने में के लिए कोई भी भाषा है, भाषा की बात हम करें, जब हम बात करें, आप भाषा कह रहे हैं, भाषा, ठीक है। भाषा किससे मिलकर बनी होती है? भाषा आपके वाक्यों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। वाक्य किससे मिलकर बने होते हैं? आपके वर्णों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। वर्ण मिला होता है शब्दों से, सॉरी, इसको आप करेंगे शब्दों से मिलकर यहाँ पर आपका वाक्य बना होता है। ये आपका शब्द से, शब्दों, और शब्द बने होते हैं आपके किससे? वर्ण से। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए आप वर्ण सीखते हैं सबसे पहले। जब आप वर्ण सीख लेंगे तब आप क्या सीखेंगे, फिर आपका दूसरा स्टेप क्या होगा, फिर आप शब्द बनाना सीखते हैं। आपको जब आपको हिंदी भाषा सिखाई जाती है तो आप सबसे पहले वर्ण सीखते हैं, अ सीखते हैं। वर्णों के बाद आप शब्दों को बनाना सीखते हैं और शब्दों के बाद आप वाक्यों को बनाना सीखते हैं। और जब आप एक प्रॉपर वाक्य बनाना सीख जाते हैं तब आप भाषा को सीख लेते हैं। तो तीसरा स्टेप यहाँ पर वाक्य बनाना हो जाएगा और तब आपका चौथा स्टेप आपका भाषा आप सीख पाएंगे, ठीक है। हम यहाँ से शुरू करेंगे वर्ण से, फिर शब्द बनाना सीखेंगे, फिर वाक्यों को बनाना सीखेंगे, फिर जाकर के हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम संज्ञा कैसे आए, हम संज्ञा पर हमने क्या कहा, आप हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार पढ़ते हैं, फिर हमने शब्द विचार पढ़ा था, शब्दों के बारे में जाना था प्रीवियस लेक्चर में। वर्ण विचार में आपने वर्णों के बारे में डिटेल में पढ़ा, फिर हमने शब्दों के बारे में बात की। अब शब्द के यहाँ पर प्रयोग के आधार पर 2 भेद हुए थे। प्रयोग के आधार पर शब्दों के हमने भेद किए थे, कौन कौन से? सबसे पहले था आपका विकारी, ठीक है, और दूसरा था आपका इसी में अविकारी, ठीक है। विकारी और अविकारी शब्द की हमने बात की थी। विकारी शब्दों के भी हमने यहाँ 4 भेद पढ़े थे। सबसे पहले आपका संज्ञा आता है, तो मैं नीचे लिखूं, ठीक है। विकारी में भी आपका पहला आपका आ जाएगा संज्ञा, ठीक है। दूसरा आपका सर्वनाम, तीसरा आपका विशेषण और चौथा आपका आता है क्रिया, ठीक है। तो हम विकारी शब्दों में 4 इसके प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर हम यहाँ अविकारी शब्दों को पढ़ेंगे, शब्द का ही ये एक पार्ट, शब्द में ही हम इसको पढ़ेंगे संज्ञा को। तो सबसे पहला जो आप हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। आज की क्लास में हम संज्ञा पढ़ रहे हैं और ये संज्ञा कहाँ से आया है? हमने कहा शब्दों के प्रयोग के आधार पर 2 भेद हैं, पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द के यहाँ 4 भेद आपको बताए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 भेद होते हैं विकारी शब्दों के। अब इसके बाद अविकारी शब्द भी हम पढ़ेंगे। तो संज्ञा हम पढ़ रहे हैं जो कि आपका विकारी शब्द है, और विकारी शब्द आपका शब्दों के भेद में आता है, वो भी प्रयोग के आधार पर। हमने कहा था प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद हमने किए थे, शब्दों के भेद, ठीक है। तो ये प्रयोग के आधार पर 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। तो शब्दों से ही आपका यहाँ पर संज्ञा शब्द आया। तो
आइए, संज्ञा को आप पहले भी जान चुके हैं, तो ये था हमारा कि कहाँ से हम संज्ञा को पढ़ रहे हैं। चलिए इसको हम अब आगे इसको करते हैं। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने भेद हैं, साथ में इन भेदों को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डालेंगे आप सभी, संज्ञा। ठीक है, चलिए तो अब आप हेडिंग डालिएगा संज्ञा, यानी अंग्रेजी में आप इसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। संज्ञा क्या होता है, छोटी क्लासेस में आप सीख चुके हैं संज्ञा क्या होता है। आपने कहा किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान के नाम को आप संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिटेल में और आगे इसको पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को आप संज्ञा कहते हैं। ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी जानवर, किसी भाव या गुण के नाम को, इन सभी के नामों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे राम क्या है, व्यक्ति का नाम है। राम क्या है, व्यक्ति का नाम है। आपका पुस्तक क्या है, वस्तु का नाम है। भरतपुर क्या है, आपका स्थान का नाम है। गर्मी आपका क्या है, ये भाव है। सर्दी क्या है, ये आपका भाव है। तो यहाँ पर ये सभी आपकी क्या है, संज्ञाएं हैं। तो इतना आप लिख लेंगे कि संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चलिए इसको आप लिखिएगा, संज्ञा की परिभाषा लिख लीजिएगा, और आगे हम यहाँ पर संज्ञा के 5 भेदों को पढ़ने वाले हैं। चलिए चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिएगा, संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जिसको आप अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। अंग्रेजी में भी आप ऐसे ही पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। दूसरा आपका आ जाता है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, जिसको आप कॉमन नाउन कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन आप इसे कहेंगे। इसके बाद पांचवा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन आप इसे कहेंगे। तो इन 5 भेदों को आपने लिखना है। सबसे पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। दूसरा आपका जातिवाचक संज्ञा, जो कि आपका कॉमन नाउन कहलाता है। और अंग्रेजी में भी आपने ऐसे ही पढ़ना है, भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और समुदायवाचक या समूहवाचक, एक ही बात है, कलेक्टिव नाउन इसे कहेंगे आप जब। ठीक है, तो अब इसको इतना लिखने के बाद आप पहले हेडिंग डालिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन। इससे पहले क्लास 7 तक आपने क्या पढ़ा, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान के नाम को, इतना ही आप जानते हैं, उसको आप संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे कि और भी चीजें जो है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। चलिए, व्यक्तिवाचक में क्या होता है, जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, एक की हम बात करेंगे, एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु और एक ही स्थान, किसी विशेष का नाम आप करेंगे, यहाँ पर किसी विशेष का बोध हो, उसे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए व्यक्तियों के नाम, राम, मोहन, सीता, कालू आदि शब्द। अन्य जितने भी व्यक्ति हैं, जब हम किसी विशेष व्यक्ति की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आपके व्यक्तियों के नाम, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाए। ठीक है, दूसरा है दिशाओं के नाम। आप जानते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशाएं हैं। तो दिशाओं के नाम आपके क्या है, ये किसी विशेष का क्या करता है, यहाँ पर उच्चारण कर रहा है, किसी विशेष का यहाँ पर बोध कर रहा है। तो हम किसी विशेष दिशा का की बात करेंगे, जैसे पूर्व की बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे पश्चिम की बात करेंगे, या फिर हम उत्तर की बात करें, या फिर हम दक्षिण की बात करें। ये सभी हमें क्या बता रहे हैं, किसी विशेष का बोध करा रही है। इसलिए दिशाओं के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, थर्ड है यहाँ आपका देशों के नाम। किसके, देशों के नाम। तो देखिए भारत, चीन, जापान, अमेरिका आदि देश, आदि यहाँ पर आ जाएंगे, सभी में आप आदि कर लीजिएगा। ठीक है, आदि देश आ जाएंगे, और भी अन्य भी यहाँ पर देश आ सकते हैं। आगे देखिए,
नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जातियों के नाम। हमारी राष्ट्रीय जाति क्या है? हम भारतीय है। चीन में रहने वाले लोगों का को हम क्या कहते हैं? चीनी। जापान में रहने वाले जापानी। तो इसी प्रकार से जो हमारी राष्ट्रीय जातियां हैं वो भी हमारे किसके अंतर्गत आती हैं? वो भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, भारतीय, चीनी, जापानी, और आदि शब्द इसमें भी आप लगा देंगे। ठीक है, आदि शब्द इसमें भी, अन्य जो है राष्ट्रीय जातियां भी होती हैं जिनको आप यहाँ पर लगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है नदियों के नाम। आपने कहा नदी, तो नदी में तो हम सबका बोध करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने गंगा नदी की बात करी, किसी विशेष नदी की हम बात करते हैं तब वो आपका व्यक्ति, क्योंकि हमने कहा ना किसी विशेष की जब आप बात करेंगे तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो हमने कहा गंगा, किसी विशेष नदी की बात की। हमने यमुना कहा, किसी विशेष नदी की बात करी। ठीक है, हमने अन्य जो है किसी भी नदी का आप बात कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कावेरी हो गई, घाघरा हो गया, ठीक है, सरस्वती हो गई। तो ऐसे ही आप अन्य जो नदियां हैं इनके नामों को भी हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, इन्हें भी हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है समुद्रों के नाम। अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो इस प्रकार से ये जो समुद्र के नाम है, ठीक है, ये आपके क्या है? ये भी आपके, क्योंकि हम किसी विशेष समुद्र की बात कर रहे हैं, अरब सागर, तो ये किसी विशेष समुद्र की बात हुई है। विशेष का यहाँ पर ध्यान देना है, एक व्यक्ति, वस्तु या किसी विशेष का हम यहाँ बोध करेंगे तो किसी विशेष नदी का नाम, किसी विशेष समुद्र का नाम, किसी विशेष राष्ट्रीय जाति का नाम, किसी विशेष देश का नाम, किसी विशेष दिशाओं के नाम, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, तब जाकर के वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। अब पर्वत की हम बात करेंगे, पर्वतों के नाम, किसी विशेष पर्वत की आप बात करें, हिमालय की बात कर दें तो हिमालय आपका क्या है? विशेष पर्वत है। तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो ये जैसे आपका अरावली हो गया, हिमालय हो गया है, विंध्याचल हो गया है, ये पर्वतों के नाम हैं और ये आपके किस में आते हैं? ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका नगरों के नाम। जो आप स्थान की बात करते हैं तो नगरों के, किसी विशेष नगर की, जैसे जयपुर, देहरादून की आप बात कर लीजिए, जो स्थान, जिस स्थान में आप रहते हैं वहां की बात कर लीजिएगा। तो जब हम किसी विशेष नगर की बात करेंगे तो वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। अब देखिए आपके घरों में समाचार पत्र आते हैं, हर किसी के घर में आता है समाचार पत्र। आपके समाचार पत्र का भी नाम होता है, किसी विशेष नाम से आता है, तो वो समाचार पत्र का जो नाम होगा वो भी, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण यहाँ पर आता है, अमर उजाला आता है ना, हिंदुस्तान आता है। तो ये जो है ये आपके समाचार पत्रों के नाम। विशेष की हम बात करेंगे तो ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद पुस्तकों के नाम। जब हम पुस्तक की बात करते हैं, पुस्तक में आपका रामायण हो गया, ठीक है, महाभारत हो गई, मेघदूत हो गया, ठीक है, रजत रंगिणी हो गई। तो ये आपके क्या है? किसी विशेष पुस्तक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अन्य भी जो भी पुस्तकें हैं ये सभी आपके किस में आएंगे? ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद दिनों के नाम। आपने कहा सोमवार, मंगल, बुध, जो भी आपके दिनों के नाम हैं, गुरुवार है ना, शुक्रवार, ठीक है, तो ये आपके किस में आ जाएंगे? ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। फिर महीनों के नाम की हम बात करें तो वो भी आपके किस में आते हैं? वो भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ग्रह और नक्षत्रों के नाम। जब हम बात करेंगे ग्रहों और नक्षत्रों के नाम, जितने भी आपके ग्रह हैं और नक्षत्र हैं ये भी आपके किस में आते हैं? ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अंतिम देखिए यहाँ पर त्योहारों के नाम। जब हम किसी विशेष त्योहार की बात करते हैं, होली, दिवाली, है ना, तो इस प्रकार से ये भी आपके किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए इन सभी को आपने नोट डाउन कर लेना है। पहला व्यक्तियों के नाम, ठीक है, दूसरा आपका दिशाओं के नाम, तीसरा देशों के नाम, चौथे राष्ट्रीय जाति, पांचवा आपका नदियों का नाम, छठवां समुद्रों के नाम, सातवां आपका पर्वतों के नाम, आठवां आपका नगरों के नाम, नौवां समाचार पत्रों के नाम, 10 आपका पुस्तकों के नाम, 11 आपका दिनों के नाम,
12 आपका महीनों के नाम और ग्रह और नक्षत्रों के नाम और 14 आपका त्योहारों के नाम। ये सभी आपके किसमें हैं, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आप समझे, देखिए सिर्फ हमें यहीं सीमित नहीं रहना है कि क्लास 6 में भी हमने पढ़ा व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम को आप क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब हमें इसे सेपरेट करना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आती है, फिर आपके जातिवाचक में क्या क्या चीजें आती हैं, फिर भाववाचक में क्या क्या चीजें आती हैं, समुदायवाचक में क्या आता है, समूहवाचक में क्या आता है और द्रव्यवाचक में क्या आता है। आप इसको अंग्रेजी में भी ऐसे पढ़ते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि वहां पर भी आपको यही चीजें, सेम चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो चलिए इतना आपने नोट डाउन कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे, इसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन की हमने बात की थी। तो चलिए इतना लिखेंगे आप और देखिए इसमें एक दो उदाहरण लिख लीजिएगा, आगे आप इसको कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ लिखा दिया है व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, ठीक है। ऐसे ही राष्ट्रीय जाति हो गए, पर्वत हो गए, नगर हो गए, समाचार पत्र हो गए, ये सभी आपके किस में आते हैं, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो आइए जातिवाचक संज्ञा आप हेडिंग डालिएगा, जातिवाचक संज्ञा या इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे कॉमन नाउन। चलिए हेडिंग डालिएगा जातिवाचक संज्ञा। चलिए अब यहाँ हम बात करेंगे जातिवाचक यानी कि कॉमन नाउन की, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जो एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें जातिवाचक। एक ही प्रकार का मतलब जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य में सभी मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, पूरी मनुष्य जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है। हमने कहा पहाड़, तो इससे पहले हमने पर्वतों के नाम बताए थे, वहां हमने अलग अलग पर्वतों के देखिए मनुष्य की हमने बात की, वहां हमने व्यक्तियों के नाम लिखे थे। अब यहाँ समस्त व्यक्ति मनुष्य जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पहाड़ है तो पूरी जाति का बोध हो रहा है, जितने भी आपके पहाड़ पर्वत आते हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे, पूरी जाति का हम बोध कर रहे हैं। व्यक्तिवाचक में जैसे हमने किसी विशेष नदी की बात की थी, लेकिन यहाँ हम नदी कह रहे हैं, तो नदी में समस्त नदियों का यहाँ पर बोध हो रहा है। भाई देखिए समस्त भाई जाति का बोध हो रहा है, आपका भाई, मेरा भाई, किसी अन्य का भाई, तो भाई क्या है, जाति है, ठीक है। ऐसे ही बहन, तो ये भी आपकी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। फिर आपके मामा चाचा जितने भी आपके संबंध हैं वो आपके सभी क्या हैं, वो आपके जातिवाचक हैं, ठीक है। हमने कहा माँ, तो माँ तो क्या है, आपकी जातिवाचक है। लेकिन मैं कहूँ मेरी माँ, तो वो आपकी व्यक्तिगत है ना, मेरी माँ है तो मेरी माँ होगी, व्यक्तिगत हो जाएगी, ठीक है। तब जाकर के वो आपकी व्यक्तिवाद। नहीं तो बेटा, देखिए बेटा, तो बेटा शब्द जातिवाचक है, ठीक है। अब हम किसी की बात करें कि उनका बेटा, तब वो आपका जातिवाचक, क्योंकि हम किसी विशेष की बात कर रहे हैं, तब वो आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। क्यों, क्योंकि हम किसी विशेष व्यक्ति के बेटे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ बेटा शब्द या बेटी शब्द जातिवाचक है, सभी की बेटियां, ठीक है। फिर माता पिता, मंत्री, तो मंत्री देखिए समस्त मंत्री जाति का ये बोध करता है। पंडित, हम सभी पंडितों की बात करेंगे, ठीक है। जैसे ही जुलाहा, बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक, जो भी आपके क्या है ये पद हैं, ये भी आपके किस में आते हैं, ये भी आपके जातिवाचक में आते हैं। ऐसे ही कवि हो गया, लेखक हो गया, पुस्तक, घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मोर, कुर्सी, मेज, आम, शीशम, तूफान, बिजली, वर्षा, ये सभी शब्द, आदि शब्द लगा दिया तो आगे इसका जो है बहुत सारे इसमें आ जाते हैं, तो ये आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसको भी आप नोट डाउन करेंगे जल्दी। यहाँ हमने व्यक्तिवाचक, जब हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष जाति के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर फिर वो आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे विशेष नदी का नाम, विशेष समुद्र का नाम, विशेष पर्वत का नाम, विशेष नगर का नाम, विशेष समाचार पत्र का नाम, किसी विशेष पुस्तक का नाम, किसी विशेष दिन का नाम, किसी विशेष महीने का नाम, ठीक है। ऐसे ही किसी विशेष त्योहार का नाम, फिर दिनों के नाम, पुस्तकों के नाम, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक में आते हैं, क्योंकि यहाँ किसी विशेष की बात की गई है। और जातिवाचक में संपूर्ण जाति का वो बोध कराता है, किसी विशेष की नहीं, ठीक है। तो इसे भी आप नोट डाउन करेंगे। चलिए
तो जब हम किसी विशेष की बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा, और पूरी जाति का बोध करेंगे तो वो आपका जातिवाचक में आएगा। नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा, इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्राय क्या है? पर्यायवाची है। पर्यायवाची जानते हैं? समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। तो यहाँ जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा आदि शब्द आपके भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें भाव प्रकट हो रहा है। तो ये सभी आपके क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इनमें आपके भाव प्रकट होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है आपका चौथा, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का, यहाँ पर हम बात करेंगे समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक कहते हैं। अब देखिए, सभा, सभा क्या है? कुछ लोगों का समूह है। सेना भी कुछ लोगों का समूह है। संघ ऐसे ही समूह है, ऐसे ही कुंज हो गया, कक्षा हो गया, संसद, भीड़, टोली, मंडली, ये सभी आपके क्या है? समूह हैं, कलेक्टिव हैं, कलेक्टिव नाउन इसे कहेंगे। तो यहाँ हम समूह का बोध करते हैं, ठीक है। और देखो, जातिवाचक और समूहवाचक में फर्क क्या है? जाति में पूरी जाति का बोध होता है, समूह में कुछ होंगे। देखो, सेना में तो सभी नहीं होंगे, है ना। कुछ लोग सेना में होंगे, कुछ लोग आपकी सभा में होंगे, कुछ लोग आपके दल में होंगे, ऐसे ही कुछ लोग आपके संघ में होंगे। तो कुछ लोगों का ये समूह होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया है। चलिए, इसको आप लिखें। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका है पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है द्रव्यवाचक, या फिर इसको आप मटेरियल नाउन भी कहते हैं। तो देखिए, जिस संज्ञा से नाप तोल, क्या नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है, जिसको आप नाप सकते हैं और तोल सकते हैं, दो चीजें हैं, नापना और तोलना, वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे आप सोने को क्या कर सकते हैं? तोलेंगे। चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फल, अनाज आदि, ठीक है। कुछ लोग द्रव्य को सिर्फ पानी कहते हैं, नहीं, यहाँ पर आपके नाप और तोल। तो जैसे अनाज है, इसको आप तोलेंगे, ठीक है। फल है, इसे तोलेंगे, उसको आप नाप सकेंगे, तोल सकेंगे। जैसे आपका क्या है? घी है, इसे आप नाप सकेंगे, है ना। तो ये आपके किस में आ जाते हैं? द्रव्यवाचक, यानी कि मटेरियल नाउन में आपके आ जाते हैं। तो इसको भी आपने लिख लेना है। तो इस प्रकार से हमने संज्ञा के 5 भेद कर लिए हैं। पहला आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका जातिवाचक। व्यक्तिवाचक जिसमें हम किसी विशेष व्यक्ति की बात करते हैं, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष का जहाँ पर बोध हो, वो आपका स्थान हो सकता है, दिन हो सकते हैं, त्योहार हो सकते हैं, तो विशेष का यहाँ पर बोध होता है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक, जहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध होता है, वो आपका जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक में आपके क्या आते हैं? गुण, धर्म, अर्थ, भाव आ जाते हैं, ये आपके भाववाचक संज्ञा। समूह की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके क्या आ जाते हैं? कुछ लोगों का समूह होता है, तो ये आपका क्या आ जाता है? समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में आपका जिसको आप नाप और तोल सकते हैं, वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। तो चलिए, इतना आप लिखिएगा, नोट डाउन कीजिए। चलिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा बनाना हम क्या कर सकते हैं? हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। हम कुछ संज्ञा शब्दों को भाववाचक बना सकते हैं। हम कुछ विशेषण शब्दों को संज्ञा भाववाचक बना सकते हैं। साथ में कुछ क्रिया शब्दों को भी हम भाववाचक बना सकते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण, क्रिया, सॉरी यहाँ पर संज्ञा नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया शब्द हो गए, इनको आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। पहला जातिवाचक, दूसरा आपका सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा आपका क्रिया। इनसे आप बनाएंगे क्या? इन सभी से आप बनाएंगे भाववाचक संज्ञा।
ठीक है, चलिए पहला लिखिएगा यहाँ पर, पहला है जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक शब्दों से, कुछ जातिवाचक शब्द हैं उनसे आप भाववाचक बना सकते हैं। जैसे आपका बूढ़ा शब्द जाति को प्रदर्शित करता है, जातिवाचक संज्ञा है। मित्र, नौकर, जवानी, लड़का, दास, शत्रु, मनुष्य, कलाकार, बालक, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा है। इन जातिवाचक संज्ञाओं से आप बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा। तो बूढ़ा है, बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है, बूढ़े का भाववाचक हो जाएगा बुढ़ापा, बुढ़ापे में भाव प्रकट हो रहा है। मित्र आपका जातिवाचक है, मित्रता में भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, नौकर आपका जातिवाचक है, तो नौकरी आपका भाव है। जवान आपका जातिवाचक है और जवानी आपकी भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही लड़का जातिवाचक और लड़कपन आपका भाववाचक। दास जातिवाचक, दासता आपकी भाववाचक। शत्रु आपका जातिवाचक और शत्रुता भाववाचक। मनुष्य आपका जातिवाचक और मनुष्यता। कलाकार कलाकारी, बालक और बालकपन। तो ये आपके जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना यहाँ पर आप सीखेंगे। चलिए इसको लिखिएगा। ऐसे ही दूसरा यहाँ सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा। तो देखो सर्वनाम, सर्व आपका सर्वनाम है सर्वस्व, निज आपका सर्वनाम है निजत्व या फिर निजता, ये आपका भाववाचक है। स्व स्वत्व, पराया परायापन, अपना अपनत्व और अपनापन, मम ममत्व और ममता, ये आपका सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा आपने बनाया। ठीक है, तीसरा यहाँ विशेषण, कुछ विशेषण शब्दों से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे लाल शब्द आपका क्या है, विशेषण। तो सबसे पहले यहाँ पर सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जब जिस शब्द का आप प्रयोग करते हैं वो आपका सर्वनाम है। और विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाली शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल शब्द विशेषण है, लालिमा भाववाचक है। सुंदर आपका विशेषण है और सुंदरता आपकी भाववाचक है। सफेद आपका विशेषण, सफेदी भाववाचक। चंचल आपका विशेषण और चंचलता भाववाचक। विशेषण यहाँ काला कालिमा, हरा हरियाली, चतुर चतुराई या चतुर चतुरता, विनम्र विनम्रता। ऐसे ही मोटा मोटापा, मीठा मिठास, स्वस्थ स्वस्थ स्वास्थ्य। ऐसे ही सर्द सर्दी, ये सभी आपके किसमें बदल गए हैं, भाववाचक संज्ञा में ये बदल गए। और अंतिम यहाँ पर क्रिया शब्द से भाववाचक बनाना है। तो देखिए जैसे क्रिया है थकना, मारना, जीतना, चुनना, ये क्रिया है। और क्रिया साथ में यहाँ पर सजाना, हंसना, भूलना, दौड़ना, खेलना, उड़ना, ये सभी क्या है, क्रिया है। क्रिया यानी कि काम। ठीक है, इनसे आप भाववाचक बना सकते हैं कि थकना थकावट, मारना मार, जीतना जीत, चुनना चुनाव। ऐसे ही सजावट, हंसी, भूल, दौड़, खेल, उड़ान, ये आपके भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जातिवाचक को, सर्वनाम को, विशेषण को और क्रिया को भाववाचक संज्ञा में भी बदला है। साथ में हमने आज की क्लास में संज्ञा को पढ़ा और संज्ञा के भेद को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।